जिस तरह से एक बैट्समैन अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके अपनी गेम में बहुत सुधार ला सकता है, मतलब कहाँ रन बना रहा है, T20 में अच्छा है, ODI में अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है, आउट कैसे हो रहा है, इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे ठीक खेल रहा है या डोमेस्टिक पे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को देख के वो अपनी गेम को, अपनी टेम्परामेंट को, अपनी स्किल को, अपनी गेम की अप्रोच को बेटर कर सकता है और फाइनली अपने परफॉर्मेंस को भी। सिमिलरली एक ट्रेडर और इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली अगर एनालाइज करे तो अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को भी बेहतर कर सकता है। कैसे? आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ये पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस एक आर्ट और साइंस का मिक्सचर है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो सिक्योरिटी मार्केट में हो या आउटसाइड, उसको रेगुलर समय पे एनालाइज करना। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह की रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ चल रही है, उसको एस्टेब्लिश करना। अब देखिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प करता है कि समय समय पे आपकी होल्डिंग क्या है और उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉफिटेबिलिटी क्या है या लॉस क्या है, वो आपको सही समय पे बताए रखना। अब जिस तरह से एक बैट्समैन को जरूरत होती है कि कोच की जो उसको कब कहाँ पे वो क्या गलत कर रहा है ये बताने की, वही तरीके से पोर्टफोलियो एनालिसिस से और पोर्टफोलियो एनालाइजर की मदद से आपको पता लगता है रिपोर्ट्स के थ्रू कि आपका पोर्टफोलियो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। अब एक कोच ही एक प्लेयर की लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करता है और अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए बताता है कि कहाँ पे वो इंप्रूव करता है। ऐसी चीज़ें बताता है जो कि ना तो मेंटली ना फिजिकली किसी प्लेयर को हार्म करती हैं। वहीं पे फायर्स का पोर्टफोलियो एनालाइजर मिनिमम रिस्क के साथ ठीक ठाक मैक्सिमम रिवॉर्ड की कोशिश के साथ आपकी पोर्टफोलियो को एनालाइज करता है और आपको बताता है कि भैया कहाँ पे ठीक कर सकते हो। अब बातें तो बहुत हो गई, लेकिन फायर्स का पोर्टफोलियो एनालाइजर इसको आखिर करेगा कैसे? देखिए, 1 2 3 6 तरीके हैं, 6 वेज जिससे पोर्टफोलियो एनालाइजर आपको हेल्प करता है। एक्चुअली उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 6 ही उन फीचर्स को कवर करेंगे। सबसे पहला फीचर है एसेट एलोकेशन। कौन सी एसेट कितनी लगानी चाहिए, कौन से सेक्टर में आपने पैसा लगाया है, ये आपको पोर्टफोलियो एनालाइजर बताता है। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल अगर आप खेलते हो तो उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ प्लेयर होते हैं, जो कोई मिडफील्ड में खेलता है, कोई फॉरवर्ड है, कोई बैकवर्ड है, कोई डिफेंस में खेलता है। सबको पता होता है कि फॉर्मेशंस अलग अलग बेसिस पे जिताती हैं मैचेस को, और सभी प्लेयर्स का फोकस भी यही होता है कि अपनी फॉर्मेशन के हिसाब से मैच को बनाना और फाइनली जीतना। एग्जैक्टली यही तरीके से एसेट एलोकेशन काम करती है पोर्टफोलियो एनालाइजर में, जो बताती है कि आपने कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा रखा है। एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला काम ये करती है कि आपने कौन से प्रोडक्ट में, मतलब स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कहाँ पे आपने बेसिकली पैसा लगाया है, कैश में भी लगाया है तो भी बता देगी। साथ में आपको बताएगी सेक्टोरल लेवल एनालिसिस के कौन कौन से सेक्टर्स में आपका पैसा बाइफरकेटेड है। इससे आपको पता लगेगा कि अगर आपको अपने फंड्स को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना है तो किस तरीके से आज की तारीख में वो दिखता है और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कैसे दिखता है ये। फंड्स को बैलेंस भी तो करना है, तो एसेट एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन का काम आपके फंड्स को बैलेंस करना है अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस एंड डिफरेंट सेक्टर। दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। बेसिकली ये फीचर या स्ट्रेटजी आपको अलाउ करती है कि कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आप प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से डिफाइन करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, मतलब फिक्स्ड इनकम रखना है या इक्विटी मार्केट में जाना है या ब्लेंड करना है। अगर आप इक्विटी मार्केट की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको देखा जाएगा कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट साइज क्या है, लो, मीडियम, हाई, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर, ग्रोथ इन्वेस्टर, ब्लेंड ऑफ बोथ। अगर आप फिक्स्ड इनकम की तरफ जाते हैं तो आपका क्रेडिट क्वालिटी चेक किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी चेक की जाएगी, और इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत नज किया जाएगा, थोड़ा बहुत हिलाया जाएगा कि भाई इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ। अपना इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसकी हेल्प ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे आपको मदद मिलती है। तीसरा है रिटर्न एनालिसिस। क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, अभी थोड़ा म्यूजिक की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि एक क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस होने वाला है और अच्छे खासे म्यूजिक परफॉर्मर को बुलाया जाता है और ऑडियंस भी काफ़ी वेरिड है, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी। मतलब परफॉर्मेंस तो बेहतरीन होनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छा खासा प्रेशर है, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गाए तो गला भी फट सकता है और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई तो इज्जत। बट इस केस में क्या किया जाए? यहीं पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाला जाएगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है पोर्टफोलियो एनालिसिस पे भी। और ये जो रिस्क रिटर्न एनालिसिस किया जाता है ना दोस्तों, पिछले 3 साल, लेटेस्ट पिछले 3 साल के जो होल्डिंग है उनके इंडिविजुअल रिस्क एंड रिटर्न बयां किए जाते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क है रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट, वो भी पिछले 3 साल का स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। जितनी रिटर्न आई उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी पिछले 3 साल में, ये आपका रिस्क है। रिटर्न क्या है? रिटर्न है एवरेज, मीन, पिछले 3 साल में क्या रिटर्न दिया है। ये रेशियो एक तरीके से इस तरह से बनता है।
अब जो स्क्रीन पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं वो टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स लिस्ट का रिस्क और रिटर्न प्लॉट है। इसको समझने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। रिस्क जितना ज़्यादा, मतलब अगर 20, 35, 45 अगर राइट साइड डायरेक्शन में जाता है हॉरिजॉन्टली तो रिस्क बढ़ रहा है, वहीं पे अगर ऊपर की तरफ कोई भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जा रहा है तो वहाँ पे रिटर्न बढ़ता है। तो एक बैलेंस चाहिए, ठीक ठाक का रिस्क और ठीक ठाक का रिटर्न। नंबर 5 सीम्स लाइक टू बी वन ऑफ द बेस्ट वंस इन दिस पर्टिकुलर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसे एनालिसिस आपको मिलते हैं जिसके बेसिस पे आपको पता लगता है कि उस पोर्टफोलियो पे आखिर था क्या कि उसने ठीक ठाक रिस्क लेवल पे बढ़िया रिटर्न कमा लिया। चौथा है कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन का मतलब है कि रिश्ता क्या कहलाता है। इन दिस केस अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी भी पोर्टफोलियो में, अगर इतनी अच्छे से जुड़ी हुई हैं वो कि उनका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो सिमिलर है, कोरिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती, उसको लेस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहा जाता है। मतलब वोलेटिलिटी के समय पे जब स्टॉक्स हिलेंगे तो या तो सारे डूबेंगे या सारे चढ़ेंगे। वहीं पर अगर कोरिलेशन कम हो तो रिस्क को भी कम माना जाता है और उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को हाईली डाइवर्सिफाइड कहा जाता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, घबराइएगा मत, बहुत आसान है। सेम स्टॉक को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे रखा गया है। 1 और 1 स्टॉक का कोरिलेशन 1 ही है क्योंकि सेम स्टॉक है, लेकिन अगर 1 स्टॉक को 2 स्टॉक के साथ जोड़ा जाए तो 0.03 कोरिलेशन आता है, विच इज़ मॉडरेट, नॉट सो मच। लेकिन अगर हम नेगेटिव बात करें तो स्टॉक 2 और स्टॉक 3 आपस में 0.038 माइनस के साथ जुड़े हैं, यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता है, विच मीन्स लो रिस्क एंड हाई डाइवर्सिफिकेशन। 5वां है MPT स्टैटिस्टिक्स, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। इसको इस तरह से समझिए, क्रिकेट में आप जब शुरू में रन नहीं चाहिए, आराम से खेल रहे हैं, फिर एकदम से चौके छक्के मार रहे हैं रन रेट को उठाने के लिए। MPT स्टैटिस्टिक्स उसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन कैसे? इस थ्योरी का कहना है कि एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि एक एक्सेप्टेबल रिस्क के साथ अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पैसा लगाया जाए ताकि ठीक ठाक रिटर्न, इनफैक्ट अच्छा खासा रिटर्न निकाला जा सके। मतलब हायर रिटर्न स्टॉक्स और लोअर रिटर्न स्टॉक्स को मिक्स कर दिया जाए ताकि आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो ऑप्टिमल रहे, कम रिस्क पे आप ठीक ठाक रिटर्न, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना के चलें। इसमें बहुत सारे स्टैट्स जिसमें अल्फा, बीटा, आर स्क्वायर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको फंड की सेंसिटिविटी, उसकी परफॉर्मेंस, कोरिलेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सबके बारे में बहुत आसानी तरीके से नंबर्स के साथ बताते हैं। छठा और आखिरी पॉइंट है होल्डिंग ओवरलैप। अब होल्डिंग्स ओवरलैप का कहना यह है कि कई बार एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर उसी सेम स्टॉक को अलग अलग तरह की होल्डिंग में इन्वेस्ट करके बैठा है। मतलब मल्टीपल अंडरलाइंग होल्डिंग्स हैं, स्टॉक एक ही है। एक ही स्टॉक को आपने डायरेक्टली खरीद लिया, म्यूचुअल फंड्स में खरीद लिया, बॉन्ड्स में खरीद लिया, डेप्ट्स में खरीद लिया, इट रियली डिपेंड्स कि किस तरह से खरीदा, लेकिन स्टॉक तो वही है। अब इस केस में क्या होगा, आपकी डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि अगर वो स्टॉक में दिक्कत आती है तो वो स्टॉक अक्रॉस द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आपने जो लगाया है गिर जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें आपका होल्डिंग्स ओवरलैप एक्चुअली कम होना चाहिए, उतना बढ़िया, क्योंकि थोड़ा बहुत होल्डिंग ओवरलैप होगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिस्क लेके आता है आपकी ही होल्डिंग के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी हाई करता है और आपके पोर्टफोलियो को खतरे में डालता है। सो दिस इज हाउ दिस फीचर वर्क्स एंड दिस इज हाउ ऑल द 6 फीचर्स वी हैव ट्राइड टू कवर इन फायर्स पोर्टफोलियो एनालाइजर वर्क। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ अकाउंट खोल के आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो एनालाइजर इज वन फीचर दैट इज रिकमेंडेड फॉर पीपल जो कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स के साथ, समझ के साथ नहीं कर पा रहे। तो दिस इज वन गुड एरिया, वन गुड फीचर दैट यू कैन ट्राई। ऐसे ही और फीचर्स को और प्रोडक्ट्स को जानने के लिए और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें। इनमें से कोई फीचर को समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछिए, डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, कंसर्न्स हो, वो भी पूछिए। कोई फीचर को डिटेल में जानना है बता दीजिए, वी विल कम बैक एंड क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।